हेलो एवरीवन, दिस साइड सी सोनाली जिंदल। आज जो है हम डे 2 डिस्कस करेंगे लाइव मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का। डे 1 के अंदर जो है हमने थीम ग्रोथ के अंदर डिस्कस किया था कि ग्रोथ के बारे में क्या क्या फैक्टर्स हैं, पोटेंशियल जीडीपी कैसे अचीव कर सकते हैं। अब डे 2 के अंदर हम इसका सब थीम लेते हैं, वो आता है जॉबलेस ग्रोथ के बारे में, जहाँ पे यूपीएससी ने बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए हैं। और दूसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट। इनफैक्ट हमने सिलेबस देखा था डे 1 के अंदर, जिसमें जो है मेंशन्ड है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या इश्यूज हैं रिलेटिंग टू द ग्रोथ डेवलपमेंट। इसी के अंदर जो है ये सब थीम आता है जॉबलेस ग्रोथ। और हमारा इस जो बेसिकली प्रोग्राम है, इसके अंदर प्रॉमिस है आपको कि आप क्वेश्चंस के थ्रू मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं, पीवाईक्यू के थीम्स कवर करेंगे, और कोई भी करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक होगा हम उसको भी टच अपॉन करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर जो भी आपको हम एक थिंकिंग वे देंगे कि आप किस तरह जो है टेम्पलेट्स प्रिपेयर करके जा सकते हैं, ताकि कोई भी आंसर आ जाए उसको आप ऑन द स्पॉट जो है टैकल कर सकते हो। और मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी मेंशन किया था, यूपीएससी इकोनॉमी के अंदर जो मेंस के अंदर कभी भी माइक्रो टॉपिक्स नहीं पूछे जाते, दे आस्क अबाउट द होलिस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप उसी को कवर कीजिए। तो जॉबलेस ग्रोथ जो है और अनएम्प्लॉयमेंट, हम इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ जो है ये बेसिकली प्रोफेसर के सुंदरम जी ने ये टर्म को क्वाइन किया था इंडिया के लिए, जब पोस्ट लिबरलाइजेशन इरा के अंदर ये देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो मतलब एक साइड पे जीडीपी इंक्रीज हो रही है, ऐसा अज्यूम किया जाता है जनरली कि अगर 10% से जो है जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इट इज परस्यूम्ड कि 10% से ये एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना चाहिए, बट ये नहीं देखा गया। तो जॉबलेस ग्रोथ हुई है लेकिन स्टिल एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट नहीं हुआ। अब इसके अंदर ये देखने से पहले कि क्यों ऐसा हुआ, जॉबलेस ग्रोथ कैसे हुई, वी हैव टू सी व्हाई द LPG, that is liberalization, privatization और globalization was needed in India। अब ये क्यों लाया गया था ये आपको पता होगा। बीओपी क्राइसिस के बाद IMF लोन लेना था, तो उन्होंने हम पे कंडीशंस लगाई कि दैट यू हैव टू ब्रिंग LPG टू गेट दिस लोन। दिस वाज कंडीशनल लोन। लेकिन हमारे इकोनॉमी के अंदर कुछ इश्यूज थे। एक तो थी स्टेट लेड इकोनॉमी। बेसिकली जो भी हैवी इंडस्ट्रीज है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, वो सब स्टेट्स के द्वारा हैंडल की जाती थी, तो स्टेट लेड थी। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन वाज लो। इसके अंदर बात आ जाती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या आज भी उतनी है या नहीं, तो इट इज अराउंड 21%, जबकि प्राइवेट कंजम्पशन ही है जो जीडीपी को प्रमोट कर सकती है। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जिसके कारण जो इंडिया का पोटेंशियल है ऑफ एक्सपोर्ट्स हम नहीं अचीव कर रहे थे। थर्ड ही वाज लाइसेंस राज, तो बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, आप देख सकते हो कि रेड टेपिज्म था, जिसके कारण मोनोपोली थी, कुछ कुछ कंपनीज की, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं था। तो इसीलिए हम लेके आए एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बहुत बेसिक टर्म्स है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो तो आपके GS1 के सिलेबस के अंदर भी मेंशन्ड है। अब एलपीजी के कारण जो है हम क्या हुआ इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट, क्या स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, दिस वाज इम्पोर्टेंट। अब बात आती है कि कोई भी इकोनॉमी जो है जनरली एक ट्रेडिशनल पाथ क्या होता है इकोनॉमी के मूव करने का, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर मूव किया जाता है, दैट इज प्राइमरी टू सेकेंडरी, देन टू द टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर एंड में आता है। तो ये जो है ट्रेडिशनल पाथ है चाइनीज इकोनॉमी या कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर, इसी पाथ को फॉलो किया गया। एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज ग्रो हुई, फिर सर्विसेज सेक्टर। लेकिन ये जो है बस इंडिया ने मिस कर दी थी, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इरा देखते हैं तो 1960-70s के अंदर ये बूम पे था। लेकिन जब 91 के अंदर इंडिया ने जो है बेसिकली एलपीजी को जब इंट्रोड्यूस किया, तो इंडियन इकोनॉमी रेदर देन मूविंग टू द ट्रेडिशनल पाथ, इट हैज मूव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज। अब इसको दिखाने के लिए आप कैसे कह सकते हो कि इंडिया हैज मूव्ड लाइक इट सो, अगर हम 1947 या 1960s के दौरान इंडिया की जीडीपी कंट्रीब्यूशन थ्रू एग्रीकल्चर देखते हैं, इट वाज अराउंड 60%, बट आफ्टर
1991 और मे बी टुडे इट इज अराउंड 19%, लेकिन हम सर्विसेज सेक्टर के अंदर देखते हैं तो इट वाज अराउंड 14% contribution to the GDP, but now it is around 54% to GDP. और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, I would specifically say इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज अराउंड ओनली 27% ऑफ द GDP. तो ये दिखाता है कि किस तरह जो है इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है मूव हुए हैं हम. आपको विजिबल होगा कि 14% जो है 54% मूव किए हैं सर्विसेज सेक्टर के अंदर, जबकि एग्रीकल्चर के अंदर जो है 60% से हम बेसिकली 19% और इंडस्ट्रीज के अंदर जो है 27% कंट्रीब्यूशन होता है टू द GDP. अब जनरली आपको पता होता है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज्यादा जॉब्स जो हैं प्रोवाइड करती हैं, तो इट विल बी द फर्स्ट रीजन कि जॉबलेस ग्रोथ क्यों हुई, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर ग्रोथ नहीं हुआ. इसको आप पाई चार्ट के थ्रू या कोई भी चार्ट के थ्रू इस डायग्राम को ड्रॉ किया जा सकता है. जॉबलेस ग्रोथ को दिखाने के लिए यू हैव टू शो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडस्ट्रीज और सर्विसेज. तो सर्विसेज के द्वारा जो है ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है तो जॉबलेस ग्रोथ हुआ. इसके अंदर भी एक और प्रॉब्लम है, सर्विसेज के अंदर भी कौन सी सर्विसेज का ज्यादा प्रमोशन हुआ. यू ऑलरेडी नो कि IT सेक्टर के अंदर बूम हुआ. इनफैक्ट अगर आपने प्रीलिम्स के लिए कुछ डाटा पढ़ा होगा तो FDI भी किस सेक्टर के अंदर आती है, तो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर आती है. इनफैक्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ही है जो इंडिया ज्यादा करता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट हायर है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट. अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होगी. तो सर्विसेज के अंदर भी क्या हुआ, कैपिटल इंटेंसिव जो है सर्विसेज सेक्टर का ग्रो हुआ रेदर देन लेबर इंटेंसिव. अब आप मुझे बताइए लेबर इंटेंसिव सर्विसेज कौन सी होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल सेक्टर, वहां पे अच्छा स्कोप है जॉब्स को प्रोवाइड करने का. एजुकेशन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, दीज आर द सेक्टर्स जहां पे सर्विसेज की अगर ग्रोथ होगी तब भी जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है. तो एक तो रीजन हो गया कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं हुई, ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ 27% टू द GDP. सेकेंड रीजन सर्विसेज के अंदर भी कैपिटल इंटेंसिव जो है ये ग्रोथ हुआ. अब जो मैंने आपको डिस्कस किया मैं दिखा देती हूँ यूपीएससी ने इस पे कैसे फोकस किया है. आप देख सकते हैं 2014 के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मली कंट्रीज शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री then to services, but India has shifted directly from the agriculture to services. What are the reasons for the huge growth of the services vis-a-vis industry in the country? Can India become a developed country without a strong industrial base? तो आप इस क्वेश्चन को लिखना, आपका ये आज का क्वेश्चन ले सकते हो आप इसको. अब इंडिया जो है मूव किया है फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू सर्विसेज डायरेक्टली. इसके रीजंस पूछे हैं आपसे. आपने अगर डे 1 का लेक्चर देखा था तो उसमें समझा होगा कि क्या प्रॉब्लम्स है फॉर द लैगिंग बिहाइंड इन द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. प्रोडक्शन के फैक्टर्स ही आपको मेंशन करने हैं. अगेन लेट्स रिवाइज दैट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यही चाहिए होते हैं, इसी कारण जो है इंडस्ट्रीज ग्रोथ नहीं हुई. फिफ्थ वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमने देखा था लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है 13 to 14% ऑफ द GDP. देन वी सी द गवर्नेंस हमने आज भी देखा, लाइसेंस राज या रेड टेपिज्म, ये भी इश्यूज जो हैं इसके अंदर आपको मेंशन करने पड़ेंगे. व्हाट आर द रीजंस, और आप मेंशन कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस. एक तो ये हो गया कि इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं हुई, ये रीजंस हो गया. दूसरा सर्विसेज क्यों ग्रो हुई, क्योंकि IT सेक्टर बूम था उस टाइम पे, और हमारा BPO सेक्टर जो है वो ग्रो हुआ, और LPG के कारण जो है इसमें FDI ज्यादा है, तो ये भी रीजंस है. और इनफैक्ट हम इसमें देखेंगे एक और भी रीजन था कि क्यों नहीं इंडस्ट्रीज ग्रो हो पाई, क्योंकि लिबरलाइजेशन के कारण जो है MNCs सेटअप हुई. MNCs जब सेटअप हो जाती हैं, आपको फंडामेंटल इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल समझना होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना ही जो है वो मेन रीजन होता है प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए. अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है उसके लिए क्या चाहिए, मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन जो है सिर्फ MNCs कर पाती हैं क्योंकि वो एस्टैब्लिश होती है. एक स्मॉल मीडियम फर्म्स जो कि न्यूली सेटअप है, उनका कस्टमर बेस नहीं होता, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं कर पाती, जिसके कारण जो है वो कॉम्पीट नहीं कर पाती MNCs को, और वो क्या होता है
अब जैसे आप सपोज कीजिए एक साइड पे फॉर एग्जांपल सैनिटरी वेयर के अंदर हम ले लेते हैं, एक कंपनी है जैगुआर और एक है लोकल इंडियन कंपनी, जिसको उसके साथ अगर कॉम्पीट करना है अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। अगर वो फॉर्मलाइज्ड रहती है, मतलब प्रॉपर टैक्सेस पे करती है, तो उसकी 18% ऑफ द जीडीपी उसको अप्लाई हो जाएगा। बट अगर इफ इट ट्राइज टू स्टे आउट ऑफ द बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको वो जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, तो उससे वो कॉस्ट कटिंग हो जाती है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो इनफॉर्मलाइज्ड हो जाती है वो इंडस्ट्री। इनफॉर्मलाइज्ड का सिंपल मीनिंग ये है जब गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ना हो, फॉर एग्जांपल आप लेबर एक्ट्स के अंदर भी रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्सेस के अंदर भी नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में आप सोच सकते हो कि एक इंडस्ट्री जिसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, वहां पे लेबर की कंडीशन क्या होगी। तो एक ये भी फैक्टर आ गया। लिबरलाइजेशन से आपने समझा कि हाउ वी मूव टू द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। अब इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से आपने समझा कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द लेबर राइट्स। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूं कि एक तो यूपीएससी का सिलेबस है, ये देखिए इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, इसके बारे में पूछा हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द रिडक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो मैंने आपको अभी समझाया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसीज आती है, एमएनसीज की वजह से क्या होता है, कॉम्पीट नहीं कर पाती हमारी इकोनॉमिक्स, और आप दिखा सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वो कम करना चाहते होते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं रह सकते। फॉर्मल सेक्टर में जब हमारी लोकल कंपनीज या डोमेस्टिक कंपनीज नहीं रह पाएंगी क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं कर सकती, तो ऑटोमेटिकली जो है एम्प्लॉयमेंट का रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे आता है इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से डेट्रीमेंटल कैसे है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इनफॉर्मलाइजेशन हाउ इट इज डेट्रीमेंटल। अब आप सोच सकते हैं जो भी आपने अभी तक पॉइंट समझे हैं, एक तो यही जो सोशल राइट्स है, सोशल सिक्योरिटी है एम्प्लॉयज का, वो इंश्योर नहीं होगा, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगा। आप इस इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको एक और एडवाइस दूंगी कि रेदर देन जस्ट राइटिंग द पॉइंट्स और जस्ट राइटिंग द पैराग्राफ्स, ट्राई टू मेक सम फ्लो चार्ट्स एज वेल। अब सोचिए कि इनफॉर्मलाइज्ड है, तो आप इसको चार्ट के थ्रू दिखाइए कि इनफॉर्मलाइजेशन जब हुआ उसके कारण क्या होगा कि वो टैक्सेस नहीं देते। सपोज टैक्सेस रिड्यूस टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो जाएगा। गवर्नमेंट रेवेन्यू कम होता है तो ऑटोमेटिकली जो वेलफेयर है ऑफ द कंट्री वो पॉसिबल नहीं होगी। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट यू कैन राइट। अब यहाँ पे बारी आती है कि आप किस तरह जो प्रीलिम्स का बेसिकली, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो बेसिकली अगर कम हो जाता है उसके कारण क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। तो ये मैं आपको वर्ड्स यूज करके इसलिए बता रही हूं, जो प्रीलिम्स की नॉलेज है, जो वहां पे आपने कंसेप्ट समझने हैं, उसके कीवर्ड्स को मेंस के अंदर यूज करना आना चाहिए। अगर आप जस्ट जनरली वर्ड्स लिखते जाओगे जो कि इकोनॉमिक्स के टर्म्स नहीं है, तो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स कम हो सकते हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन से आपने समझा कि टैक्सेस कम हो जाएंगे, टैक्सेस से जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो जाएगा, फिर फिस्कल डेफिसिट होगा। अगेन यू कैन मेक अ चार्ट, इनफॉर्मलाइज्ड है तो सोशल सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर नहीं होगी, एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, तो बेसिकली आपके जो इनकम है वो कम हो जाएगी, पॉवर्टी इंक्रीज हो सकती है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जो है वो हो सकते हैं, हेल्थ सेक्टर इंपैक्ट होगा इसके कारण। इनफैक्ट इनफॉर्मलाइजेशन से क्या होता है, ब्लैक मनी जो है इकोनॉमी के अंदर, ऑफ कोर्स इफ दे आर नॉट पेइंग द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, इट मीन्स दिस इज अ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी जो है फर्दर मनी लॉन्ड्रिंग। इनफैक्ट GS3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो मेंशन्ड है, तो आपको लिंक करना पड़ेगा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ। तो इनफॉर्मलाइजेशन से आपने किस तरह अदर डिसिप्लिन के साथ जो है आप सोचते हो, इनफैक्ट यू कैन थिंक इनफॉर्मलाइज्ड है, ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, देन यू कैन राइट कि इनफॉर्मलाइज्ड है, ब्लैक मनी, दे कैन लाइक रिजोर्ट टू पॉलिटिकल फंडिंग। तो पॉलिटिकल के अंदर भी, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी इसके कारण जो है करप्शन आ सकती है। तो दैट वे यू कैन राइट योर आंसर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, डू यू अंडरस्टैंड द टॉपिक और नॉट? Are you able to connect it with the syllabus and previous year questions? This is the main task while analyzing the previous year questions.
Whenever you see the mains answer, you have to make a link with the previous year question 1, and the second you have to make a link with the previous year question and the syllabus line. These two links you should create. And the second question, examine the impact of the liberalization on the companies owned by Indians. सेम लिबरलाइजेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ कंपनीज के ऊपर. आप देखिए एक क्वेश्चन के अंदर पूछा कि फॉर्मल सेक्टर, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ड्राइव करिए एक पॉइंट कि लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, कंपटीशन हुआ, तो वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ की जगह इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ, मतलब इनफॉर्मल कंपनीज हो गई. अब इसके अंदर आपको यू हैव टू राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव. लिबरलाइजेशन की वजह से ये भी होता है कि एफडीआई आती है कंपनीज के अंदर तो फायदा होता है, टेक्नोलॉजी आती है, पॉजिटिव है, ग्लोबल जो एम्प्लॉयज हैं वो हायर कर सकते हो, तो टैलेंट इंट्रोड्यूस होता है इंडियन कंपनीज के अंदर भी. लेकिन नेगेटिव भी आपको लिखना पड़ेगा. जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसके थ्रू जो है आप आंसर कर सकते हो. अब आपने देख सकते हो कि सेम टॉपिक ग्रोथ के बारे में, उसके इश्यूज रिलेटेड, उसी के थ्रू जो है जॉबलेस ग्रोथ को घुमा घुमा के पूछा है. हम और क्वेश्चंस देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देखिए यहाँ पे पूछा है अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ द लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स रेदर देन द कैपिटल एक्सटेंसिव एक्सपोर्ट्स. तो हमने क्यों नहीं अचीव कर पाए, सेम वही आपको लिखना है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर का ग्रो हुआ और इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फेलियर होने के कारण वही लैंड, लेबर, कैपिटल, यू हैव टू राइट द इश्यूज. और इसमें ये भी रीजन है कि गवर्नमेंट भी जो है प्रमोट कर रही थी, उसके पॉलिसीज के अंदर भी फ्लो है, क्योंकि वो गवर्नेंस के अंदर पॉइंट आ जाएगा. डे 1 को देखना इंपॉर्टेंट है. वहां से हमने समझा है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, दीज 4 पॉइंट्स आर द मेन कोर इन द इकोनॉमिक्स. इस लेक्चर के अंदर जो हम समझ रहे हैं वो है जॉबलेस ग्रोथ की इंटरलिंकेज विद द इकोनॉमिक ग्रोथ इश्यूज. नेक्स्ट आप देख सकते हो 2015 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि जो नेचर है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो उसको जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है. डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ द आंसर. ऑब्वियसली यहाँ पे आप दिखा सकते हो जॉबलेस ग्रोथ हुई है. हाउ यू कैन शो इट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दिखा के. आपके पास जो भी लेटेस्ट डाटा होगा अभी जो एट प्रेजेंट है CMIE के अकॉर्डिंग जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अराउंड 7% से ज्यादा है. आप उसको मेंशन कर सकते हो. जब भी आप मेंस लिखोगे, जो भी लेटेस्ट डाटा होगा यू कैन मेंशन दैट. PLFS का डाटा आता है तो वो लिख सकते हो आप कोई भी. और एक साइड पे जो ग्रोथ हुई है वो अराउंड 8% इंडिया ने मेंटेन की है. यू कैन राइट अबाउट इट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, जॉबलेस ग्रोथ. अब किस तरह नेचर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ कैसे रहा है आपको दिखाना पड़ेगा. डू यू एग्री विद दिस व्यू? ऑब्वियसली यू हैव टू एग्री विद दिस व्यू बिकॉज यू हैव टू राइट द आर्गुमेंट्स देयर आफ्टर. अब इसके बाद हम मूव करते हैं बैक टू द क्वेश्चन. अब इसके अंदर हम ये देख चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है हम ये एंड में देखते हैं. इसके बाद जॉबलेस ग्रोथ को हम डिस्कस कर रहे थे. हमने समझा कि इश्यूज क्या थे इकोनॉमी के अंदर, हम कैसे मूव किए हैं एग्रीकल्चर टू सर्विसेज. अब रीजंस क्या है और क्या रीजंस है 1991 के बाद जो देखे गए जॉबलेस ग्रोथ के अंदर. फर्स्ट रीजन तो हमने समझ लिया कि सर्विस लेड ग्रोथ हुआ, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव के अंदर. देयर यू कैन राइट कि IT सेक्टर ग्रो हुआ था इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सेक्टर. और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, whenever I discuss about the issues, try to think about the way forward there only. अगर आपको इश्यूज पता है, वे फॉरवर्ड उसी से निकालना आना चाहिए, क्योंकि इश्यूज क्या है कि ये नहीं हो रहा तो मतलब यू हैव टू राइट इन द वे फॉरवर्ड कि ये कर देना चाहिए. वे फॉरवर्ड को अलग से सोचने की कोई जरूरत नहीं होती. लेकिन यस, यू हैव टू रीड अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए है. अब इसके बाद आता है कैपिटल इंटेंसिव नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज. मतलब इंडस्ट्रीज जो हैं वो रेदर देन गोइंग फॉर द लेबर इंटेंसिव, मतलब वो लेबर ज्यादा हो इसकी जगह क्या करते हैं कैपिटल, मतलब दे ट्राई टू डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी. अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था लेबर, रिजिड लेबर लॉज की वजह से. इनफैक्ट हमने डिस्कस किया था चक्रव्यूह चैलेंज.
चक्रव्यूह चैलेंज मतलब आप अंदर तो घुस जाते हो लेकिन बाहर निकलना मुश्किल होता है। गवर्नेंस चैलेंजेस की वजह से क्या होता है, दे ट्राई टू इन्वेस्ट मोर इन द कैपिटल रेदर देन हायरिंग द लेबर। अब इसके बाद कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स भी स्कीम्स रही हैं, इस वजह से भी है। थर्ड रीजन है ग्रोथ कम हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ कम होता है तो बेसिकली क्या हुआ, एग्रीकल्चर के ऊपर स्ट्रेस रहा। अब आप समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर से वी डायरेक्टली मूव टू सर्विसेज, बट जो एग्रीकल्चरल लेबर है उसको ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड अनस्किल्ड और लो स्किल्ड जॉब्स दैट कांट बी क्रिएटेड बाय द सर्विसेज। आई वुड से कि जो सर्विसेज इंडिया के अंदर ग्रो हुई है, जैसे आईटी सेक्टर, उसके अंदर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए। वहां पे जो है हम बेसिकली उस पर रिलाई नहीं कर सकते सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के ऊपर। तो लेबर को ऑब्जॉर्व करने के लिए व्हाट वी नीड इज अ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो ही नहीं हुआ, मतलब एग्रीकल्चर की जो लेबर थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट रह गई, एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाएगी, तो देयर विल बी अ स्ट्रेस ऑन द एग्रीकल्चर। स्ट्रेस ऑन द एग्रीकल्चर इट मीन्स देयर इज अ स्ट्रेस ऑन द लैंड। हमने कल डिस्कस किया था लैंड को, तो वहां पे भी आप मेंशन कर सकते हो देयर इज अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर। अब ये बहुत ही बेसिक टर्म है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यू कैन मेंशन द मीनिंग ऑफ इट इन द कमेंट सेक्शन, बट दिस इज वेरी जनरल टर्म। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो रिक्वायर्ड वर्कर्स की जगह जब ज्यादा वर्कर्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर के ऊपर स्ट्रेस हुआ, एग्रीकल्चर के ऊपर स्ट्रेस है, तो मतलब आपको यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है। आप इसको समझ सकते हो कि 48% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर बट द कंट्रीब्यूशन इज ओनली 19%। इनफैक्ट अगर हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ करेंगे तब भी हम जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए व्हाट वी नीड इज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। कौन सी चाहिए हमें, सर्विसेज सेक्टर दैट इज लेबर इंटेंसिव। देन इनफॉर्मल इकोनॉमी अभी डिस्कस कर चुके हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स की ग्रोथ हुई रेदर देन द फॉर्मल सेक्टर्स। वो क्यों हुआ वो हमने डिस्कस कर लिया है। लिबरलाइजेशन के इम्पैक्ट की वजह से हुआ, जो कंपटीशन हुआ उसकी वजह से हुआ, और इनफैक्ट जो है हमारा जो बेसिकली लीगल नेट है वो नहीं पकड़ पाएगा तब भी, मतलब हमारे फ्लोज इन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर उसके कारण भी होता है। इनफॉर्मल सेक्टर सीजनल, मतलब जैसे आप कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी के अंदर देख सकते हो। इनफैक्ट यू हैव टू रीड अबाउट द डॉक्यूमेंट, जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी देखते हैं ना, तो वहां पे भी अराउंड 47% ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर द कंट्रेक्चुअल और कैजुअल लेबर्स। इनफैक्ट यूपीएससी इज मेकिंग क्वेश्चन ऑन दिस इन द प्रीलिम स्टेज एज वेल। दे आर मेकिंग ऑन द informal economy or informal employment or the casual laborers workers there itself। तो यहाँ पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लो एम्प्लॉयबिलिटी रेट। ऑब्वियस ही बात है, हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है फॉर द पॉपुलेशन टू गेट ऑब्जॉर्व्ड इन द इंडस्ट्री। तो मतलब सर्विसेज के अंदर वो क्यों नहीं जॉब ले सकते, बिकॉज दे आर नॉट स्किल्ड इनफ। व्हाट वी नीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्किल डेवलपमेंट इन द इंडिया। तो लो एम्प्लॉयमेंट रेट है, इसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी रेट क्यों कम है, उसका डाटा क्या दोगे आप। यहाँ पे जो है आप इंडिया स्किल रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे इंडिया स्किल रिपोर्ट जिसके अकॉर्डिंग 47% ही हैं जो कि इंडियन यूथ एम्प्लॉयबल है। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज देयर इज अ लेस एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सेक्टर। अब सोशल सेक्टर कौन से होते हैं, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो है कम स्पेंड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर द लो एम्प्लॉयबिलिटी रेट। इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं इट्स अराउंड ओनली 3% ऑफ द जीडीपी, बट यूएस के अंदर इट इज अराउंड 6% ऑफ द जीडीपी। अनस्किल्ड है, लो एम्प्लॉयबिलिटी रेट। इनफैक्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, एनएसएसओ के अकॉर्डिंगली फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट जो है सिर्फ 2.98% है, जबकि साउथ कोरिया के अंदर इट इज अराउंड 98%। नेक्स्ट है वीक लेबर लॉज इन द प्राइवेट सेक्टर, जिसके कारण क्या है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स। इनफैक्ट इसके अंदर आता है द पर्सन हु इज नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर द जॉब्स, दे आर नॉट इवन काउंटेड इन द अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली जो कि इंडियन यूथ इज सिटिंग एट द होम
preparing for the government exam, they are not looking for actively for the jobs, they are preparing for the government exam only, they are not counted in the unemployment rate. तो unemployment rate इससे भी ज्यादा है, तो आप समझ सकते हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक मिसनॉमर है कि वो सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब जो है वो प्रोवाइड कर पाती है कुछ ना कुछ, जो बेसिकली फैसिलिटीज मिलती हैं, उसके कारण गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी जो बेसिकली एफिलिएशन फील की जाती है, इस कारण जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ। एक कंसेप्ट आता है मिसिंग मिडल। मिसिंग मिडल बेसिकली इसका क्या मीनिंग है, हम इसको डिस्कस करते हैं। मिसिंग मिडल के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो कि लार्ज नंबर ऑफ टाइनी एंटरप्राइजेस है और फ्यू लार्ज फर्म्स हैं। तो मतलब एक तो बहुत छोटी एंटरप्राइजेस हैं या फिर बहुत बड़ी एंटरप्राइजेस हैं, जो बीच की स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, जो मेनली ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती हैं, दैट इज नॉट अवेलेबल इन द इंडिया। अब ये मिसिंग मिडल क्यों प्रॉब्लम है, ये क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली वही प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे भी मेंशन करनी है अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। वही आप लिख सकते हो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा। गवर्नेंस के अंदर वही कि जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल इन्फोर्समेंट के अंदर जैसे प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे मैंने एक डाटा दिया है कि अगर इंडिया के अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए जो है 1450 डेज लग जाते हैं, जबकि वो 3 times द टाइम है चाइना और साउथ कोरिया, मतलब 3 गुना ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में डिले हो जाता है। तो ये गवर्नेंस चैलेंजेस आप एज एग्जांपल कोई भी डाटा मेंशन कर सकते हो और ट्राई टू पुट दिस लाइक टाइप ऑफ डाटा इन द बुक्स। हम डिस्कशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते साथ साथ कुछ जो चेंजेस किए जा सकते हैं आंसर राइटिंग के अंदर, हम उसको लेते हैं। आप उसको नोट डाउन करते जाइए ताकि आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो। अब इसके बाद जो है मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। सिलेबस के अंदर लिखा है चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यहाँ पे भी वही पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है लैग्ड बिहाइंड इन द ओवरऑल growth of the GDP in the post-reform period. How far the recent changes in the industrial policy are capable of increasing the industrial growth rate? ये 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी जो है फोकस किया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई है और आपको जॉबलेस ग्रोथ के बारे में बार बार पूछा जा रहा है। तो जॉबलेस ग्रोथ के अंदर यू हैव टू मेंशन कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई है, इस वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इसके बाद आता है कि अगर हम आज की कंडीशन देखते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ क्या आज भी है। ऑब्वियसली यू हैव ऑलरेडी सीन द अग्निपाथ स्कीम के अगेंस्ट जो है कितना प्रोटेस्ट हुआ। तो अग्निपाथ स्कीम के अंदर क्या था कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिकली आर्मी के अंदर हायरिंग कर रहे थे सिर्फ 4 years के लिए। इसके बाद प्रोटेस्ट होता है बिकॉज देयर इज अ डिमांड ऑफ द यूथ टू गेट एम्प्लॉयमेंट। इनफैक्ट हैशटैग देखे जाते हैं, हैशटैग एम्प्लॉयमेंट ऑन द इंटरनेट। they want employment। यूथ के लिए मेन प्रॉब्लम क्या है? जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमने डिस्कस किया 7% से ज्यादा है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की एप्लीकेशन देखते हैं अगर हम, अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो मीनिंग अगर क्लियर है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या मीनिंग होता है कि द पर्सन हु इज लुकिंग एक्टिवली फॉर द जॉब एंड ही इज एबल टू गेट द जॉब, बट अगर उसको वो जॉब नहीं मिलती, इसका मतलब क्या है? वो अनएम्प्लॉयड है। इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम सोचिए आप, अगर एक यूपी पुलिस के लिए फॉर्म भरा जाता है जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ इतनी है कि 5th क्लास का जो 5th क्लास पास्ड है वो अप्लाई कर सकता है, बट लेकिन उसके अंदर एप्लीकेशन किसकी देखी जाती है? पीएचडी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स। अगर इस तरह की जो है एप्लीकेशन देखी जाती है, इट मीन्स दे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स। इनफैक्ट there is a retrenchment in startups as well. Now the important part is, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। जो भी आपने इश्यूज डिस्कस किए उसी रिलेटेड जो है आप वे फॉरवर्ड सोच सकते हो, बट मैं कुछ पॉइंट्स जो एड ऑन कर सकती हूँ कि IR 4.0 की बस जो है इंडिया को मिस नहीं करनी चाहिए। IR 4.0 क्या है? बेसिकली AI, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से जो है ऑब्वियसली जो है फिर से जॉब्स जाएंगी, ऑटोमेट होगा सेक्टर। बट अगर हमने स्किल किया
अपनी पॉपुलेशन को, तब जो है हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम चाइना की बेसिकली इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं, उन्होंने भी जो है पहले असेंबली में फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं। उसके बाद जो है अब वहां पे जो है पूरा का पूरा जो मोबाइल जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, दे इनिशियली फोकस्ड ऑन द असेंबली। इंडिया भी उस बात के ऊपर है कि हम असेंबली के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इनफैक्ट इंडिया कुड फोकस ऑन द लो एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कौन सी हो सकती है, किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर। इनफैक्ट दीज आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जो टेक्सटाइल हो गया, लेदर या फुटवेयर इंडस्ट्री होती है। इनफैक्ट रघुराम राजन जी ने कहा है कि इनकी प्रोडक्शन जो है 2015 और 16 से भी कम हो रही है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। दीज आर कॉल्ड एज लो एंड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। आईआर की बस के अंदर मतलब हमें स्किल जो है डेवलपमेंट, हमने लेबर इंटेंसिव सेक्टर। अब आपको यहाँ पे जो है दोनों मेंशन करने पड़ेंगे। इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरह की होनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव। सर्विसेज के अंदर भी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सेक्टर। पीएलआई स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए। और आप जो है सेक्टर वाइज भी सोच सकते हो कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए, इंडस्ट्रीज के अंदर और सर्विसेज के अंदर। आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है एग्री स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस कर रही है। एग्री स्टार्टअप से क्या होगा, एक तो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाएंगी, एग्रीकलचर के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाएगा, स्टार्टअप्स की वजह से जो जॉब्स है वो क्रिएट होंगी। तो बेसिकली जो भी आप पढ़ते हो ओवरऑल प्रिलिम्स लेवल पे या होलिस्टिकली जो भी आप एवोल्यूशन रिलेटेड करंटली जो पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स डायरेक्टली नहीं पूछेंगे वो कि इसको मेंशन कीजिए, दैट यू हैव टू मेंशन इन द वे फॉरवर्ड फ्रॉम योर साइड ओनली। कभी भी वो डायरेक्ट नहीं आएगा, यू हैव टू थिंक कि आपको कैसे यूज करनी है अपनी प्रीलिम्स की नॉलेज यहाँ पे। और क्या सोच सकते हो, मल्टीफोल्ड अप्रोच अपनाई जा सकती है। जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, दे आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। इसके कारण क्या है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बेटर स्किल्ड होगी, एम्प्लॉयबल होगी और आंगनवाड़ी वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। अर्बन क्लैब के बारे में आप सोच सकते हो, गिग इकोनॉमी, किस तरह वो जॉब्स क्रिएट कर रही है। इनफैक्ट दिस इज अ सर्विसेज सेक्टर। आप सोचिए एक सैलून जो है, एक ब्यूटिशियंस, ये पार्लर्स एंड ऑल, ये सब क्या है, सर्विसेज है। बट दिस कैन गिव जॉब टू द सेमी स्किल्ड पर्सन। तो उस तरह की स्किल डेवलपमेंट की जा सकती है और इस तरह के एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कि एक लिंक क्रिएट करे विद द कस्टमर्स। नेक्स्ट, आरबीआई गवर्नर जी ने कहा था कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द एग्रीगेट ग्रोथ, देयर इज अ नीड टू फोकस ऑन द जॉब इंटेंसिटी ऑफ द ग्रोथ एंड द ग्रोथ इंक्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रोथ। Distribution of the benefits of the growth, you can link this topic with the inclusive growth that is mentioned in your syllabus. तो आप समझ सकते हो कि किस तरह हमें ग्रोथ चाहिए, बट ग्रोथ के अंदर जॉब्स भी क्रिएट हो वैसी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द ग्रोथ बेनिफिट्स टू द पॉपुलेशन। तभी होगा सबका साथ सबका विकास। और ये गवर्नमेंट का स्लोगन है, यू कैन यूज दिस इन द कंक्लूजन एज अ गवर्नमेंट स्लोगन, सबका साथ सबका विकास इसी तरह होगा। अब बारी आती है मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे जो है पूछा गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्ट्रक्चरल इन नेचर, मेथोडोलॉजी क्या है कंप्यूट करने के लिए और इम्प्रूवमेंट्स। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल हुआ। अब अगर आपको बेसिक पता होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट की वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, मतलब शिफ्ट इन द इकोनॉमी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होना। अगर आपने जॉबलेस ग्रोथ का क्वेश्चन देखा हुआ होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये उसी से ड्रिवन है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ही ये है, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ क्यों हुई, सर्विसेज सेक्टर ग्रो हो गया लेकिन स्किल्ड नहीं थे, इसी को कह देते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन यू हैव टू थिंक अबाउट द अदर रीजंस एज वेल कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट और क्या रीजंस हैं। आप देख सकते हो एआई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यू कैन मेंशन अबाउट दिस। स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पॉवर्टी है और जॉब जो है वो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ नहीं हुआ। यू हैव टू मेंशन अबाउट ऑल दिस। अब इसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है, इसके क्या मतलब बेसिकली मेथड्स यूज किए जाते हैं, हम उसको देख लेते हैं।
मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है आईएलओ के अकॉर्डिंग, पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आउट ऑफ जॉब, जो कि पर्सन बेसिकली अवेलेबल है टू टेक अ जॉब और एक्टिवली एंगेज्ड भी हो। एनएसएसओ के अकॉर्डिंग दो तरह से जो है मेजर किया जाता है, होता है यूजुअल स्टेटस, होता है करंट वीकली स्टेटस। यूजुअल स्टेटस के अंदर बेसिकली अगर कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड है फॉर द लास्ट मोर देन 6 months और 182 days, उसको अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर कर दिया जाता है। वीकली स्टेटस के अंदर अगर वो एक दिन के लिए भी अगर बेसिकली एम्प्लॉय हो जाए एक वीक के अंदर, तो उसको एम्प्लॉयड मान लेते हैं, जबकि उसको एम्प्लॉयड नहीं मानना चाहिए। तो इट मीन्स इफ ही इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर इवन 1 day इन द वीक, उसको अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर किया जाएगा इन द वीकली स्टेटस। एनएसएसओ के द्वारा ये फॉर्मूला जो है लिया जाता है। अब इसके अंदर इश्यूज क्या है? आप सोचिए कि जो कि पर्सन सर्च ही नहीं कर रहे फॉर द कंस्ट्रेंट बाय द सोशल नॉर्म्स, ऐसा माना जाता है। एनएसएसओ की डाटा है कि अराउंड 30% ऑफ द अर्बन वुमेन और रूरल वुमेन दे आर रेडी टू वर्क इफ दे वुड गेट द वर्क इन विद इन द प्रमाइसेस, बट उनको जो है लिया ही नहीं जाता इन द एक्टिवली एंगेजिंग इन द फॉर द वर्क। दे आर नॉट फाइंडिंग द वर्क एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, बट दे वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम। सेकेंड आता है इनफॉर्मल नेचर ऑफ जॉब्स, इसको भी नहीं कंसीडर किया जाता है। इनफॉर्मल नेचर ऑफ जॉब्स नहीं कंसीडर किया जाता है, इसका मतलब जो उनके सोशल सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे। ये हो गए इश्यूज जो कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट के अंदर है। अब क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, अब हमने समराइज कर लेते हैं लेक्चर को। ये लास्ट मिनट की डिस्कशन, हमने समझा जॉबलेस ग्रोथ कैसे हुई है। एग्रीकल्चर से डायरेक्टली वी मूव टू द सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर के अंदर कितना है जीडीपी? 54%। एग्रीकल्चर के अंदर कितना है? 19%। जबकि सर्विसेज के अंदर भी कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ हुई है, मतलब आईटी सेक्टर के अंदर हुई है। मिसिंग मिडल की प्रॉब्लम है हमने देखा, और एम्प्लॉयबिलिटी रेट भी लो है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। ये सब हमने देख लिया है। आप देख सकते हो हमने पहले इश्यूज को डिस्कस किया, वे फॉरवर्ड को डिस्कस किया, क्या कर सकते हैं उसको देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा। अब आप ये दो क्वेश्चंस लिखिए। इज इंडिया स्टिल एक्सपीरियंसिंग जॉबलेस ग्रोथ? व्हाट आर द रीजंस? इफ यस, एंड व्हाट कैन बी डन फॉर इट? सेकेंड क्वेश्चन, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग हाई एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कैन इट बी टैकल्ड विद सर्विसेज सेक्टर? I expect you to write these two questions for your practice. We will evaluate your answer, and please share your answer on the Telegram channel given in the description. Thank you, and please like, share and subscribe our channel. Do follow this series. This will definitely help you to increase your score in the mains. और इस तरह आप जब थेमेटिक स्टडी करते जाओगे, किस तरह का भी क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर मिलेगा वो आप उसको हैंडल कर लोगे, और आपके जो मेंस के नोट्स हैं वो साथ साथ बनते रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।